ये वर्ष चंपारण के आंदोलन का शताब्दी वर्ष मना रहा है और उस समय महात्मा गांधी जी ने नील की खेती करने वाले चंपारण किसानों के पक्ष में और ब्रिटिश हुकूमत के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और आंदोलन किया था। 100 साल के बाद आज जो परिस्थितियां देश में हैं, आज भी किस प्रकार से शोषण मौजूदा सरकार अपनी सरकारी नीतियों के माध्यम से कर रही है, ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। माननीय बाबू साहब हमारे मंत्री जी सज्जन व्यक्ति हैं, हर बार यही कहते हैं कि पहली बार इस सरकार ने ये सब कुछ किया, लेकिन चंपारण के 100वें वर्ष के आयोजन में हमें उम्मीद थी कि किसानों की बात करेंगे, लेकिन पता पड़ा कि वहां योगासन का एक कैंप था, उसमें माननीय मंत्री जी भाग ले रहे थे और जिस समय योगासन में भाग लिया जा रहा था उसी समय मध्य प्रदेश के पीपलिया मंडी में मध्य प्रदेश की सरकार बर्बरता से किसानों के खिलाफ गोलीबारी कर रही थी। और यह भी अजीब बात है माननीय उपाध्यक्ष सभापति महोदय कि मध्य प्रदेश सरकार यही पता नहीं लग पाई कि आखिर गोली किसने चलाई, गोली किसके आदेश से चली, ये भी सरकार को जानकारी नहीं थी, जिसका कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, कैसे पहले क्राउड कंट्रोल के नियमित तरीके हैं। लेकिन वहां पर गोली जब चल रही थी, चंपारण में एक योगा चला हुआ था। माननीय आज के समय में सही पूछिए तो खेती बाड़ी किसानी घाटे का सौदा है और एक समय जहां लगभग 50% हमारे देश का जीडीपी का योगदान कृषि विभाग से, कृषि के क्षेत्र से आता था, अब वो घट के 16-17% रह गया है। लेकिन जितने लोग कृषि पर निर्भर थे, आज वो संख्या लगभग वही है। तो स्वाभाविक है कि इस देश में खेती किसानी का जो धंधा है वो वायबल नहीं है और उसी के लिए आज आम तौर पर किसान अपने बच्चों को खेती किसानी से हटकर दूसरे काम में लगाते हैं। देश के किसान जो आज अपनी फसल बेचते हैं उसका केवल जो कंज्यूमर पे करता है वो लगभग 40 से 50% होता है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये लगभग 80 से 82% होता है। सर, इस देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े वादे किए गए। भाजपा कहती है कि सन 2022 तक 2019 तक इनका टर्म है, उनको उम्मीद है कि 2019 से 2024 में इनको एक सरकार का मौका फिर मिल जाएगा, इसलिए बड़ी चतुराई से 2022 का उन्होंने एक अपना टारगेट रखा है कि वो किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। कैसे करेंगे? जिस प्रकार की नीतियां बनाई हैं वो तो किसान विरोधी, मैं आपको बताऊंगा। स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के बारे में उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी के भाषण है चुनावी सभा में कि हम उसे लागू करेंगे, लागत का 1.5 गुनी कीमत हम किसानों को देंगे। आपने अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में रमेश चंद जी की अध्यक्षता में 2015 में उसकी रिपोर्ट भी आ गई है और उसके बावजूद भी 1.5 साल से रिपोर्ट आपके पास है, लेकिन उस पर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। आज हालात क्या है? 2014-2015 में नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट है जिसमें 42% आत्महत्या में वृद्धि हुई है
पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विषय में असंवेदनशील है। यदि आप देखेंगे किस प्रकार से कौन सी नीतियों के कारण आज ये स्थिति बनी है, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी में जो राज्य सरकारें बोनस दिया करती थी उसका कहा कि अगर जो राज्य सरकार बोनस देगी हम वहां पर प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां पर हम लोगों ने अपने समय में बोनस देना प्रारंभ किया था, इन्होंने कहा नहीं, जो राज्य सरकार बोनस देगी वहां प्रोक्योरमेंट हम नहीं करेंगे। और इसीलिए 2015-2016 का प्रोक्योरमेंट जहां की बम्पर क्रॉप थी, उसका आप देखेंगे तो प्रोक्योरमेंट घट के 23 मिलियन टन हो गया, जबकि सामान्य तौर पर 28 मिलियन टन प्रोक्योरमेंट किया जाता था। और उस बहाने उन्होंने कहा कि स्कैरसिटी हो सकती है और स्कैरसिटी होने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे बड़ा यदि स्कैम आज हमें कृषि क्षेत्र में नजर आता है, बाबू साहब आपकी गलती नहीं है, वो तो कॉमर्स मिनिस्ट्री इस बात को देखती है कि जब प्रोडक्शन अच्छा होने वाला है, आपके असेसमेंट है मॉनसून अच्छी है, उस समय आप गेहूं की इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 25% से 10% करते हैं और 10% से फिर 0% कर देते हैं। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय कॉमर्स मिनिस्टर मौजूद हैं यहाँ, हम जानना चाहते हैं कि आखिर गेहूं जिसको हम एक्सपोर्ट किया करते थे उसको इंपोर्ट करने की क्या जरूरत थी? उसको 0% दिसंबर में आपने 0% किया और उसके बाद फिर मार्च में जब इंपोर्ट हो गया, जब फसल आने लगी, तब आपने उसको बंद किया। इंपोर्टेड गेहूं की आज कीमत 1300 साढ़े 1300 रुपया क्विंटल है, जबकि आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1625 रुपया क्विंटल है। बहुत बड़ा उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज अ वेरी रेलेवेंट सब्जेक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स, और इसमें हम लोग ध्यान दे नहीं पाते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि केवल फूड ग्रेन्स में हमारा जो इंपोर्ट 2014-15 में केवल 134 करोड़ था, वो 16-17 में बढ़कर 9009 करोड़ हो गया, एन इंक्रीज ऑफ 6623%, जबकि फूड ग्रेन अवेलेबिलिटी में कहीं शॉर्टेज नहीं थी। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो भारत सरकार का इंपोर्ट का बजट जो 2011 में 56,000 करोड़ हुआ करता था, अब बढ़कर 2015-16 में 1,40,268 करोड़ रुपए हो गया है। इसका मतलब यह है कि आप विदेशों से आप सस्ता अनाज मंगाइए, सस्ता कृषि उपज मंगाइए, और स्वाभाविक है कि जब विदेशों से इंपोर्ट सस्ता होएगा तो सबसे पहले नुकसान किसको होगा? सबसे पहले नुकसान होगा किसान। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में ठीक कहा है, इंपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम आउटसाइड इज लाइक आउटसोर्सिंग द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स टू द फॉरेन कंट्रीज। उन्होंने यही भी कहा है कि इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स will lead to the unemployment in the country। सर, स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट का वो वादा करते थे, कम से कम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मसले पर तो उस पर वो ध्यान दें। इसी प्रकार एक्सपोर्ट की नीति में उन्होंने नियंत्रित कर दिया, जिसकी वजह से 2014-2015 में एक्सपोर्ट 131 लाख करोड़ था, 1.31 लाख करोड़ था, 15-16 में घटकर 1.08 लाख करोड़ हो गया। अब आप देख लीजिए कि फूड ग्रेन का जो वॉल्यूम था इंपोर्ट 110 गुना हो गया 2014 और 2017 के बीच में। और साथ में मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इंपोर्टेड फ्रूट
जो 2014-2015 में 5,400 करोड़ था, वो बढ़कर 5,897 करोड़ हो गया। मैं यही एक बहुत बड़ा कारण है इस देश में किसानों की आत्महत्या और किसानों में असंतोष का, वो आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है। आपके माध्यम से मैं कॉमर्स मिनिस्टर से अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी रमेश चंद कमेटी आपने जो बनाई है, उसमें उन्होंने ये आपको सिफारिश की है कि जो कमीशन आपकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कमीशन तय करता है, उसका स्कोप बढ़ाया जाए और उस कमीशन को स्कोप बढ़ाते हुए उसको ये जवाबदारी सौंपना चाहिए कि कहीं भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जब पॉलिसी केंद्र सरकार बनाती है तो कम से कम जो आपकी जो कमीशन है जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करता है, उस कमीशन को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। और मैं तो अनुरोध करूंगा कि आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर आपको कम से कम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी उसमें रखना चाहिए, और विशेषकर उनको जो कि कृषि से जुड़े हुए हैं। तो आज दलहन की पैदावार इस साल कम से कम दूनी हो गई है, क्योंकि पिछली बार भाव अच्छे थे तो किसान तो इस मामले में होशियार होता ही है। उसने जैसा ही देखा कि भाव अच्छे मिल रहे हैं दलहन के लिए, उसने अपना एरिया बढ़ा दिया, जिसकी वजह से लगभग दूनी फसल पल्सेस की आई है। और दूनी फसल जब पल्सेस की आई है, लेकिन उसमें आपने 0% इंपोर्ट ड्यूटी है, उसकी वजह से सस्ती दाल आने लगी मोज़ाम्बिक से, बर्मा से, अन्य देशों से, जिसकी वजह से मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ अरहर दाल आपने अभी बढ़ाया है, 5,400 रुपये किया है, लेकिन बाजार में तुअर दाल 3,400 से 3,600 से ज़्यादा नहीं खरीदी जा रही है। और विशेषकर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन यदि सही तरीके से होता है तो गेहूं का और धान का होता है, वीट एंड पैडी, उसमें भी जितनी आपकी पैदावार है उसका केवल 25 से 30% ही आप खरीद पाते हैं, बाकी आप नहीं खरीद पाते हैं। बाकी के लिए वो किसान अपने व्यापारियों पर निर्भर रहता है। और इसलिए, और जबकि दलहन की खरीद तो FCI करती नहीं है, नाफेड करती है, और दलहन की खरीद तो 8 से 10% दलहन नाफेड नहीं खरीदती है, और उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। व्यापारी मिलकर, अधिकारियों से मिलकर, जो किसान का अनाज आता है, दलहन आता है, तिलहन आता है, वो रिजेक्ट कर देता है, और शाम को वही खरीद कर किसान के नाम से व्यापारी दूसरे दिन मुनाफा कमा लेता है। ये खरीद में, FCI में भी और नाफेड में, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक माध्यम है। तो एक ज़माना वो था, पूरे देश में कहा जाता था कि भारत के किसान उत्पादन नहीं कर पाएंगे जिस तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन इंदिरा गांधी के समय जब आया, 1964 में हमारा प्रोडक्शन केवल 10 मिलियन टन था, और 1970 में 20 मिलियन टन हुआ, जो बढ़कर अब रिकॉर्ड प्रोडक्शन 95 मिलियन टन हमारा फूड ग्रेन्स में हो रहा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय आपके माध्यम से कि पहली जो बिंदु था वो था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी पर माननीय बाबू साहब हमारे मंत्री जी से अनुरोध है, और कि अगर कभी भी आपका यदि निर्णय होता है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री को कृषि मंत्रालय से पूछना आवश्यक है। खाद्य मंत्री यहाँ उपस्थित नहीं हैं, वो भी इसमें शामिल करना चाहिए, ताकि एक सुनियोजित ढंग से इसकी बन सके। माननीय सभापति महोदय, जैसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, किसानों को भाव नहीं मिल रहा था, और उसी समय नोटबंदी हुई। और नोटबंदी कब हुई? जबकि 2016 की खरीफ की फसल पैदावार मार्केट में आ रही थी, और वही समय शादी वगैरह का होता है। तो किसानों का 95% जो खरीद फरोख्त होती है वो कैश से होती है, और कैश वहाँ पर जब गायब हो गया, आप समझ सकते हैं किसानों को किस मुसीबत में ये गुजरना पड़ा। व्यापारी कहते थे भैया नगद चाहता है
तो ये 200-300 रुपया क्विंटल का भाव कम है, इसमें ले जा, और नहीं पूरी रकम चाहता है तो चेक ले जा। अब चेक लेके वो कहाँ कहाँ घूमेगा, और जनधन योजना का आपने डिंडोरा पीटा है, लेकिन 6 महीने अगर अकाउंट ऑपरेट नहीं हुआ तो वो उसको रिवाइव करने में समय लग जाता है। तो दूसरा एक बहुत बड़ा कारण रहा है नोटबंदी का, जिसकी वजह से किसान आज परेशान हुआ है। तीसरा, माननीय उपसभापति महोदय, अभी जो पूरे देश में जो लोग गौपालक हैं वो अपने जो अनवायबल पशु हो जाते हैं वो बाजार में जाकर बेच दिया करते थे। हम सब गौ माता के हत्या पर प्रतिबंध के कांग्रेस पार्टी समर्थक पहले से भी रही है, लेकिन ये राज्य का निर्णय है, राज्यों पर इस पर विचार करने के लिए छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पे एक तुगलक दे दिया और नियम इतने कठोर बना दिए जिसकी वजह से किसानों को बेहद मुसीबत हुई है, जिसकी वजह से किसान आज परेशान है। आज जो अनवायबल पशु हैं उसको भी वो नहीं बेच पा रहा है बाजारों में। वीर सावरकर जी, जिनका आप हमेशा डिंडोरा पीटते रहते हैं, उन्होंने खुद ने कहा था कि मैं गौ हत्या प्रतिबंध के विरोध में हूं। गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, हत्या पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे किसान की अर्थव्यवस्था में उसको दिक्कत आएगी। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में, फसल बीमा योजना के बारे में बहुत कुछ हमारे मंत्री जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से बहुत लाभ हुआ है किसानों को, लेकिन इतना मैं बता दूं कि लाभ हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनीज को लाभ हुआ है, किसानों को लाभ नहीं हुआ है। आप यदि ग्रॉस प्रीमियम देख लें, ऑफ खरीफ 2016 की ग्रॉस प्रीमियम कलेक्टेड 15,981 करोड़ रुपए, क्लेम अप्रूव्ड 5,962 करोड़ रुपए, यानी कि 10,000 करोड़ रुपए केवल एक खरीफ 2016 में इन बीमा कंपनियों को लाभ हुआ है। और ये भी आपका समझौता भी बड़ा अजीब है माननीय उपसभापति महोदय। नुकसान यदि कंपनी को होगा तो उसकी भरपाई सरकार करेगी, अगर मुनाफा होगा तो उसमें सरकार का कोई हिस्सा नहीं है। और उसमें भी क्लेम डिसाइडेड इन फेवर ऑफ फार्मर्स इट इज 5,962, लेकिन पेड only 1,934. Only 32% of the claim approved by the companies have been paid by the insurance companies. ये एक बहुत बड़ा एक नीतिगत फैसला आपने जो लिया है, शुद्ध रूप से बाबू साहब, जो आप कहते रहे हैं कि हमने फसल बीमा में ये कर दिया, प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, ये केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। आपने कह दिया हमने किसान का 2% ही प्रीमियम रखा है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार का प्रीमियम आपने इतना बढ़ा दिया है, और उसमें भी जो टर्म्स आपने तय की हैं, इंडेमनिटी लेवल आपने लो रखा है, और साथ में आपने जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट भी आपने इतनी कम रखी है कि एवरेज प्रोडक्शन से भी वो उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए माननीय कि आपने जो डिंडोरा पीटा है फसल बीमा योजना का, उसमें भी बहुत कुछ आप उसमें सफल नहीं हुए हैं। मैं इसके साथ साथ आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि उसी के अंदर कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी आपने नहीं बनाया है। इसी के साथ साथ जो स्केल ऑफ फाइनेंस आपने जो तय करते हैं, वो स्केल ऑफ फाइनेंस भी इतना लो है जिसकी वजह से उसके फसल को जो लाभ मिलना चाहिए उसमें नहीं हो पाता है। इसी के साथ साथ कई बार शिकायतें इस बात की आती हैं कि जो आपकी नोटिफाइड क्रॉप्स हैं उसी में आप बीमा देते हैं, लेकिन प्रीमियम जो है आप सर क्रॉस किसान ने लोन लिया, आपने प्रीमियम काट लिया। जो नोटिफाइड क्रॉप्स नहीं है उसका भी आप प्रीमियम काट लेते हैं। और जो किसान कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक दोनों से लोन लेता है तो दोनों जगह से उसके प्रीमियम, एक क्रॉप की 2 जगह से उसकी भी प्रीमियम कट जाता है। इस तरह से कई शिकायतें सामने आ रही हैं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, चंद कमेटी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। आप क्रॉप इंश्योरेंस की बजाय उसका प्राइस इंश्योरेंस कर दीजिए। उनका जो सुझाव है
कि देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उन्होंने तो ये कहा है कि अभी केवल 6 क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप तय करते हैं, और उन्होंने रिकमेंड किया है कि कम से कम 22 ऐसी क्रॉप्स हैं जिसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको तय करना चाहिए, और उसमें भी मेथोडोलॉजी में भी उन्होंने आपको सुझाव दिए हैं। क्रॉप आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसी भी आप एग्रीकल्चर क्रॉप की आप तय करते हैं तो उसके सोइंग के कम से कम 3 महीने पहले आपको अनाउंस करना चाहिए, ताकि किसान को मालूम रहे कि मैं जो फसल बो रहा हूँ उसका न्यूनतम मूल्य जब मेरा पैदावार आएगी उसके इतना रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए सुझाव जो रमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट आप ही ने बनाई है, आप स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आप लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन एमओसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आपकी कमेटी द्वारा रमेश चंद कमेटी जो बनी है उसको कम से कम आप लागू कर दीजिए। और उन्होंने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कीमत आपने तय कर दी 1000 रुपये, और उसमें अगर आप खरीद नहीं कर पा रहे हैं और एक एवरेज मिनिमम प्राइस जो किसान ने बेचा वो 800 रुपये में बेचा, तो 200 रुपये सरकार को सब्सिडी देना चाहिए, जिसको वो कहते हैं डेफिशिएंसी प्राइस पेमेंट, यानी कि प्राइस इंश्योरेंस। मैं समझता हूं कि क्रॉप इंश्योरेंस का फायदा तो तब किसान को मिलेगा जब उसकी फसल खराब होगी। जब फसल बम्पर आई हुई है, बम्पर क्रॉप है, तो उस समय आप यदि उसके मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन को सख्ती से लागू करें, और लागू करके जो घाटा उसको हो रहा है उसको आप इंसेंटिवाइज अगर करेंगे, तो मैं समझता हूं किसानों को लाभ निश्चित तौर पर होगा। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइसेस, उसको जो कमीशन है उसको कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एंड पॉलिसीज को कर देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि एक तरफ जहाँ समस्याएं हैं वहाँ समस्याओं का सलूशन भी हम लोगों को देखना चाहिए। आखिर जो इस देश की किसानों की समस्या है वो अपने आप में सबके सामने है, लेकिन समस्याओं का निदान भी हमें इस सदन के माध्यम से बताना आवश्यक है। जैसा मैंने आपसे कहा है, क्रॉप इंश्योरेंस की बजाय प्राइस इंश्योरेंस को महत्व देना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन पूरे देश में सख्ती से लागू होना चाहिए, और आज जो हमारी पर कैपिटा जो होल्डिंग्स हैं धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, कैसे हम छोटी होल्डिंग्स को और अधिक उत्पादक बनाएं, इस पर अधिक रिसर्च करने की आवश्यकता है। इनकरेज इंटीग्रेटेड फार्मिंग, प्राइस गिव प्राइस इंश्योरेंस, जैसा मैंने आपसे कहा है, राइट। जो सबसे ज़रूरी आज माननीय उपसभापति महोदय मांग किसानों की है कर्जा माफी। I'll take 5 minutes more। हमारे जी कर्जा माफ हो गया? अच्छा, आपने कर दिया होगा आपके महाराष्ट्र में। भाई आप राउत साहब, आप शायद उद्धव ठाकरे जी से चर्चा आजकल नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदय, मेरा आपसे कहना यह है, कर्जा माफी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कर्जा ना पटाऊं, लेकिन इस देश की व्यवस्था को हम लोगों ने कमर्शियल बैंक्स के एंट्री से इसमें बिगाड़ दिया। इस देश में कोऑपरेटिव बैंक्स का एक बड़ा मजबूत नेटवर्क था, जहां गांव-गांव में उनके गोडाउन्स थे, समय पर उसको फर्टिलाइज़र और खाद भी समय पर मिल जाता था और उसका पेमेंट हो जाता था। लेकिन हमने कोऑपरेटिव बैंक सिस्टम्स को पूरा बिगाड़ दिया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि आप कर्जा माफ़ करें, दोनों का करें, लेकिन कमर्शियल बैंक्स का नहीं कर सकते। कम से कम कोऑपरेटिव बैंक्स के कर्जे आप पूरे माफ़ करिए, और एक बार फिर से कोऑपरेटिव मूवमेंट को सुदृढ़ बनाने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। सर, आई मस्ट ऑल्सो पुट ऑन रिकॉर्ड the farmers' agitation in Tamil Nadu. Yes, 2 days earlier, I had made a point that the promises made by the Chief Minister of Tamil Nadu, he should fulfill. So I came to know that the Tamil Nadu government has written off all the cooperative loans
by the state government, and now they are again demanding loan write-off from the government of India. Sir, I would urge upon our Honorable Minister to speak out in favor of the farmers of this country so that the loan write-off can take place. So at the same time, सबसे ज़्यादा आज जो आत्महत्याएं हो रही हैं उसके 2-3 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो कर्जा है, और कर्जा भी इसलिए है क्योंकि बैंकिंग एग्रीकल्चर बैंक क्रेडिट सिस्टम चोक हो चुका है और वो व्यापारियों के चंगुल में अब आ चुका है। साहूकार से कर्जा ले रहा है, 18 से 24% ब्याज पर कर्जा ले रहा है, और जब नहीं पटा पा रहा है तो फिर उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो पड़ रहा है। और अधिकांश किसान अब उसको कैश क्रेडिट लिमिट मिल जाता है, जिससे वो खाद बीज खरीदने के बजाय कहीं मोटरसाइकिल गाड़ी खरीद रहा है। और इसीलिए आज पूरा जो किसान का जो परचेज जो खाद और बीज खरीद रहा है वो खाद बीज व्यापारियों के थ्रू माध्यम खरीद रहा है, और व्यापारी जो है उसको काइंड में दे रहा है और 18 से 24 और 32% ब्याज ले रहा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको क्लीन अप करने की आवश्यकता है और लोन राइट ऑफ की आवश्यकता है। मैं साथ में ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि दूसरा कारण है कि गिरता हुआ जल स्तर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर द फार्मर्स डिस्ट्रेस इन दिस कंट्री। और इसलिए बड़े दिनों से इसकी बात होती थी, बड़े आसानी से रिचार्ज ग्राउंड वाटर किया जा सकता है। जो नॉन एक्विफर्स हैं, आइडेंटिफाइड एक्विफर्स हैं, उसमें सरफेस रन ऑफ डालिए, अपने आप रिचार्ज होगा, और बिना रिचार्ज किए आपके ग्राउंड वाटर आगे काम नहीं कर पाएगा। इसी तरह से हमारा जो स्टोरेज में वेस्ट हो रहा है, अधिकांश स्टोरेज हमारा जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है। 8 to 10% ऑफ आवर टोटल क्रॉप इज़ वेस्टेड इन पुअर स्टोरेज। हम लोगों ने कोल्ड चेन बनाने का तय किया था, FDI रिटेल के हमने कहा था, लेकिन उस समय आपने विरोध किया। शायद अब आप उसको सही रास्ते पे आके कोल्ड चेन की आवश्यकता है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए कोल्ड चेन की आवश्यकता है। जी, एजेंडा तो पूरा हमारा ही चल रहा है, केवल उसको मार्केटिंग और रीपैकेजिंग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ माननीय उपसभापति महोदय, मैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पक्षधर हूँ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से ही हो सकता है। हालांकि थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कम होगा, लेकिन कई मेरा ये अनुभव है, कई मध्य प्रदेश में गांव हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर कर दिए थे, जिसमें कि 1 पैसा वो कर्जा नहीं लेते थे बैंक से और आसानी से अपना परिवार चलाते थे। इसलिए आई स्ट्रांगली एडवोकेट द प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विच इज ओनली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। माननीय उपसभापति महोदय, इस सरकार में हमें माननीय बाबू साहब हमारी बात सुन तो रहे, मंत्री जी सुन तो रहे, लेकिन बाबू साहब आपसे हमको उम्मीद इसलिए नहीं है कि पूरा मंत्रिमंडल अधिकार विहीन है। मिनिमम गवर्नमेंट इज PMO, और उसके बाद ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। और माननीय प्रधानमंत्री तो उनका तो नजरिया है, मेरी मर्जी, जब आऊंगा मैं डिमोनेटाइजेशन कर दूंगा, जब आएगा मैं ये कर दूंगा, मेरी मर्जी। ये सरकार केवल चल रही है मेरी मर्जी से। इसलिए माननीय उपसभापति महोदय, हमें आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन लड़ाई किसानों की इस मोहल्ले में जो हम लोग बैठे हुए हैं, इनको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और तभी जाकर किसानों का भला हो सकता है। धन्यवाद। ओके।